चलिए, आज समय में एक ऐसा सफर करते हैं जो हमें हमारी सभ्यता की जड़ों तक ले जाएगा। उस दौर में जहां हमारी संस्कृति, हमारे दर्शन और हमारे समाज की पहली ईंट रखी गई थी। ये कहानी है वैदिक काल की, हमारी पहचान की बुनियाद की। तो सवाल उठता है कि हमारी सभ्यता की जड़ें, इसकी शुरुआत आखिर हुई कहाँ से? इस एक सवाल का जवाब हमें हजारों साल पीछे ले जाता है, इतिहास के एक बेहद अहम मोड़ पर। हमारी ये कहानी शुरू होती है सप्त सिंधु की धरती से। सप्त सिंधु मतलब 7 नदियों की भूमि। समझिए, यहाँ इतिहास एक नई सुबह देख रहा था। ये वो वक्त था जिसे हम प्रारंभिक वैदिक काल कहते हैं। देखिए, इस पूरे वैदिक युग को समझने के लिए इतिहासकार इसे मोटे तौर पर 2 हिस्सों में बांटते हैं। पहला है ऋग्वैदिक काल, जो करीब 1500 से 1000 ईसा पूर्व तक का था, और दूसरा उत्तर वैदिक काल, जो 1000 से 600 ईसा पूर्व तक चला। तो जरा उस दुनिया की कल्पना कीजिए। एक हरी भरी उपजाऊ जमीन जिसे 7 नदियां सींचती थीं। यही थी सप्त सिंधु। सिंधु और पौराणिक सरस्वती जैसी नदियां यहाँ जीवन की धड़कन थीं। यही दुनिया थी ऋग्वेद की। और इसी दौर में रचा गया दुनिया के सबसे पुराने ग्रंथों में से एक ऋग्वेद। इसमें देवताओं की स्तुति में लिखे गए 1028 सूक्त हैं। ये सिर्फ एक संख्या नहीं है, ये उस युग की सोच, आस्था और ज्ञान का पूरा खजाना है। तो सवाल ये है कि उस जमाने में जिंदगी थी कैसी? लोग कैसे रहते थे, क्या मानते थे? चलिए, ऋग्वेदिक समाज को थोड़ा और करीब से जानते हैं। उस काल के लोग, वे प्रकृति की ताकतों में देवत्व देखते थे। इंद्र, जो युद्ध और बारिश के देवता थे, वे सबसे अहम माने जाते थे। फिर थे अग्निदेव, जो यज्ञ की आग के जरिए इंसानों का संदेश देवताओं तक पहुंचाते थे। और वरुण, जो दुनिया के नैतिक नियमों के रक्षक थे। अच्छा, उस दौर की अर्थव्यवस्था की सबसे दिलचस्प बात जानते हैं? धन का मतलब सोना चांदी या जमीन नहीं था। धन का मतलब था गाय। जी हाँ, गाय। वो एक पशुपालक समाज था, और जिसके पास जितनी ज्यादा गायें होती, वो उतना ही अमीर और सम्मानित माना जाता था। और उनका राजकाज कैसा था? बहुत ही सरल। कबीले का एक मुखिया होता था, जिसे राजन कहते थे। लेकिन वो कोई तानाशाह राजा नहीं था। बड़े बड़े फैसले सभा और समिति जैसी परिषदों में सबकी राय से लिए जाते थे। और हाँ, कोई परमानेंट आर्मी भी नहीं होती थी। और ये बात जानना बहुत जरूरी है। उस समाज में महिलाओं का स्थान बेहद सम्मानजनक था। घोषा, अपाला, लोपामुद्रा जैसी कई पढ़ी लिखी महिलाएं थीं, जिन्होंने न सिर्फ ऋग्वेद के श्लोक रचे, बल्कि वो ज्ञान विज्ञान की बहसों में भी बराबर हिस्सा लेती थी। लेकिन जैसा कि होता है, वक्त हमेशा एक सा नहीं रहता। ऋग्वैदिक काल के बाद एक बड़े बदलाव का दौर आया। एक ऐसा दौर जिसने भारतीय समाज का नक्शा ही बदल कर रख दिया। और ये बदलाव कोई छोटा मोटा नहीं था। देखिए, जहां ऋग्वैदिक लोग सप्त सिंधु में एक पशुपालक और काफी हद तक लचीला जीवन जी रहे थे, वहीं उत्तर वैदिक काल तक वो गंगा के मैदानों में बस चुके थे। अब उनका समाज कृषि प्रधान था, और उसके नियम कहीं ज्यादा सख्त हो गए थे। तो इस बड़ी कायापलट के पीछे की वजह क्या थी? एक धातु, लोहा। लोहे के मजबूत औजारों और हल ने घने जंगलों को साफ करना और जमीन जोतना आसान बना दिया। और बस यहीं से एक स्थायी खेती पर आधारित जीवन की शुरुआत हुई। इस नई कृषि आधारित जीवन ने बड़े और ज्यादा जटिल राज्यों को जन्म दिया। तो चलिए, अब देखते हैं कि उत्तर वैदिक काल के इन साम्राज्यों में क्या क्या बदला। इस नए दौर का शायद सबसे बड़ा बदलाव था वर्ण व्यवस्था का पहले से कहीं ज्यादा कठोर हो जाना। समाज अब साफ साफ 4 वर्णों में बंट गया। ब्राह्मण यानी पुजारी, क्षत्रिय यानी योद्धा, वैश्य यानी व्यापारी, और शूद्र यानी श्रमिक। और सबसे बड़ी बात ये थी कि ये व्यवस्था अब जन्म पर आधारित हो गई। जो राजन पहले सिर्फ कबीले का मुखिया था, वो अब एक ताकतवर राजा बन चुका था। उसका पद अब खानदानी हो गया। कुरु और पांचाल जैसे बड़े बड़े राज्य बने, और राजा अपनी ताकत दिखाने के लिए अश्वमेध जैसे बड़े बड़े यज्ञ करवाने लगे। लेकिन इस बदलाव का एक दुखद पहलू भी था। समाज में महिलाओं की स्थिति में गिरावट आई। अब उन्हें सभा जैसी सार्वजनिक बैठकों में हिस्सा लेने की इजाजत नहीं थी, और उनका वो पहले वाला सम्मानजनक दर्जा कम होने लगा था। पर एक तरफ जहां समाज के नियम सख्त हो रहे थे, वहीं दूसरी तरफ विचारों की दुनिया में एक बहुत गहरी खोज शुरू हो रही थी।
ये वक्त था उपनिषदों का, ज्ञान और दर्शन का। इस दौर के चिंतकों और ऋषियों ने यज्ञ और कर्मकांडों से आगे जाकर सवाल पूछे। उन्होंने ब्रह्म की बात की, मतलब इस पूरे ब्रह्मांड के पीछे की वो एक परम शक्ति, वो परम चेतना जो हर जगह है और जो कभी नहीं बदलती। और फिर उन्होंने बात की आत्मा की, यानी हर जीव के अंदर मौजूद उसकी अपनी आत्मा या चेतना। और इस दर्शन का सबसे गहरा विचार ये था कि हमारी ये छोटी सी आत्मा असल में उसी विशाल ब्रह्म का ही एक हिस्सा है, एक अंश है। तो फिर जीवन का असली लक्ष्य क्या है? वो है मोक्ष, यानी जन्म मरण के इस चक्र से आजादी। और ये मोक्ष तभी मिल सकता है जब इंसान को अपनी आत्मा और उस परम ब्रह्म की एकता का ज्ञान हो जाए। तो चाहे समाज का ढांचा हो, राजकाज का तरीका हो, या फिर आत्मा ब्रह्म का इतना गहरा दर्शन, इन सब की नींव वैदिक काल में ही रखी गई थी। ये वही विचार हैं जिन्होंने आगे चलकर हजारों सालों तक भारत को दिशा दी। और आज भी हमारी संस्कृति में, हमारी सोच में इन जड़ों की गूंज साफ सुनाई देती है।